हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पॉलीमर, जिसे हम हिंदी में बहुलक के नाम से जानते हैं। बहुलक जिस पे बहुत सारे एकलक आपस में मिलकर के जुड़े हुए होते हैं, ऐसी संरचना को हम बहुलक कहते हैं। इंग्लिश में ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है पार्ट्स। मैनी मतलब कई, पार्ट्स मतलब भाग। तो कई भागों से मिलकर जो संरचना बनी हुई होती है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। निश्चित परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है, उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से निर्मित होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। यदि आपको यह डेफिनेशन ना याद हो तो आप केवल इतना याद रखिएगा, पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पॉली प्लस मर। पॉली मतलब होता है मैनी, कई। मर मतलब होता है पार्ट्स, जिसे हम हिंदी में भाग के नाम से जानते हैं। अर्थात जो कई भागों से जुड़कर के संरचना बनी हुई होती है, उस संरचना को हम बहुलक कहते हैं। तथा यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम से भी प्रेजेंट किया है। जैसे हमारे पास कई सारी इकाइयाँ हैं, इनको हम एकलक के नाम से जानते हैं। जिसे इंग्लिश में हम मोनोमर्स भी कहते हैं। यही मोनोमर्स आपस में जुड़ करके बहुलक का निर्माण करती हैं, जिसे हम इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। संरचना से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पर्टिकुलर एक एक इकाइयाँ जब आपस में मिल रही हैं तो ये चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। तो एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। तथा बहुलक क्या होते हैं? जो कई सारी एकलकों के मिलने से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण में अपन देखते हैं एथिलीन, एथीन, एथाइलीन, दोनों एक ही नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर में। इसकी संरचना देखिए अपन, तो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तथा एक कार्बन पर दो हाइड्रोजन उपस्थित हैं। यही डबल बॉन्ड जब आपस में खुल जाते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच जब केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है, तो बचा हुआ एक सिंगल बॉन्ड अपने अपने कार्बन पर वापस आ जाता है। इन्हीं बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ये लंबी श्रृंखला का निर्माण करने में सक्षम होते हैं और यही एथाइलिन की एक एकलक जब कई सारे एकलकों को आपस में जोड़ती है तो वो बहुलक का निर्माण करती है, जिसे हम पॉलीएथाइलिन नाम देते हैं। पॉलीएथाइलिन मतलब इसमें एथाइलिन के अणुओं की संख्या n है, 2, 3, 4, 100 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। चेन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो चीज़ भी आपको शो हो रही है नीचे। पर्टिकुलर ये संरचना आपकी एथाइलिन की है। बीच में उपस्थित डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और अपने अपने कार्बन पर वापस आ जाता है। ये कार्बन पर उपस्थित स्वतंत्र बंध दूसरे एथाइलिन के कार्बन के साथ बंध बना लेता है और नई संरचना का निर्माण करता है। एकलकों द्वारा निर्मित इस संरचना को हम बहुलक कहते हैं।
यहाँ पर मैंने कुछ मोनोमर्स के नाम लिखे हुए हैं जिनको यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुलक पढ़ने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ इनके नाम को जानने, समझने तथा इनसे संश्लेषित बहुलकों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम जानते हैं बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है। या तो चारों संयोजकता वो हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर ले, या तो चारों संयोजकता वो किसी अन्य परमाणु के द्वारा पूरी करे। और जब इसको अन्य परमाणु नहीं मिल पाते हैं तब ये कार्बन ही कार्बन एक दूसरे से संयुक्त होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फर्स्ट मोनोमर है एथाइलिन, सेकंड विनाइल क्लोराइड, थर्ड प्रोपेलिन, फोर्थ स्टायरीन। यदि आप एथाइलिन में ही बहुत सारी इकाइयों को जोड़ देंगे तो इसके नाम के आगे पॉली लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पॉलीएथाइलिन। सेम एज विनाइल क्लोराइड में यदि हम पॉली शब्द लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। सेम एज प्रोपेलिन में यदि हम पॉली शब्द जोड़ दें तो पॉलीप्रोपेलिन हो जाएगा। इस संरचना को आप ध्यान से देखिए, समझिए और इनके नामों को याद करिए। ये आपके बहुलक को पढ़ने में बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करिएगा। स्मॉल एन एकलकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि एन की वैल्यू 100 हो जाती है तो ऐसी संरचना को हम ऑल्गियोमर कहते हैं। बहुलक में फर्स्ट पॉइंट होता है अपना बहुलक। सेकेंड में इसका उदाहरण। थर्ड पॉइंट में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर या बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको चार्ट फॉर्म में तैयार किया है, जिसमें वर्गीकरण का आधार और बहुलक के प्रकार 2 भागों में मैंने इसको क्लासिफाई किया है। वर्गीकरण का आधार पहला है शोध के आधार पर। शोध मतलब सोर्स, किसकी उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है। इस आधार पर ये 3 प्रकार के बहुलक होते हैं, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, अर्धसंश्लेषित बहुलक। दूसरा वर्गीकरण का आधार है एकलकों के आधार पर। एकलक 2 प्रकार के होते हैं, या तो समबहुलक हो और या तो सहबहुलक हो। सहबहुलक को हम विषम बहुलक के नाम से भी जानते हैं। तीसरा वर्गीकरण का आधार है बहुलन के आधार पर। बहुलन 2 प्रकार का होता है, योगात्मक बहुलन और संघनन बहुलन। संरचना के आधार पर जब हम इसको वर्गीकृत करते हैं तो ये 3 भागों में पाया जाता है, रेखित बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक, तीसरा त्रियकबद्ध जाल बहुलक। 5वां वर्गीकरण का आधार है बहुलकों का तापमान की ओर से व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, ताप सुघट, दूसरा ताप दृढ़ बहुलक। 6वां है लास्ट, आणविक बलों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रत्यास्थ बहुलक, दूसरा रेषीय। इन बहुलकों का वर्णन हम आगे देखते हैं। शोध के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, अर्धसंश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो हमें प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे पादप, जंतु। इनके द्वारा जिन बहुलकों की प्राप्ति होती है उनको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जैसे रबड़, रेजिन, स्टार्च, प्रोटीन इत्यादि। दूसरा बहुलक है जिसको हम संश्लेषित बहुलक के नाम से जानते हैं।
मानव निर्मित बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाता है, जैसे पॉलीथीन, संश्लेषित रेसे नायलॉन 66 ब्यूनायस। तीसरा आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक या यूं कहें वे प्राकृतिक बहुलक जिनको मानव संश्लेषित करके प्राप्त करता है वो अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जैसे रेयॉन सेलुलोज एसीटेट का रूप है और दूसरा होता है सेलुलोज नाइट्रेट। दूसरे वर्गीकरण के आधार पर इनकी बेसिक यूनिट मानी गई है एकलकों का आधार। एकलक मतलब मोनोमर्स। समबहुलक, सहबहुलक। समबहुलक जिसमें एक समान बहुलक उपस्थित होंगे वो समबहुलक कहलाएगा, जैसे पॉलीथीन। सहबहुलक जिसमें असमान एकलक उपस्थित होंगे ऐसे बहुलक को सहबहुलक कहते हैं, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन 20 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है और इसकी लंबी श्रृंखला भी बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही निर्मित होती है, इसलिए प्रोटीन भी एक प्रकार का बहुलक है। तीसरे वर्गीकरण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, पहला योगात्मक बहुलक, दूसरा संघनन बहुलक। योगात्मक, योग जिसमें जुड़कर के बनने की क्रिया होती है, वह बहुलक जो एकलक यूनिटों के बार बार योग से बनते हैं वो योगात्मक बहुलक कहलाते हैं, जैसे पॉलीथीन। संघनन बहुलक वे बहुलक होते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों के मध्य संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। संघनन बहुलक के बनने में जल, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे अणु निष्कासित होते हैं। संघनन बहुलक का उदाहरण है नायलॉन, टेरिलीन, नायलॉन 66 एक्सेट्रा। इसके बाद हम चौथे वर्गीकरण के आधार पर आते हैं। चौथे वर्गीकरण में श्रृंखला संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक। रेखीय बहुलक जिनकी संरचना लंबी रेखीय रूप में पाई जाती है वो रेखीय बहुलक कहलाते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन, जिनकी संरचना आपको निम्नानुसार भी प्राप्त हो सकती है और यदि आपके पास समय ना हो तो आप एग्जाम में इस तरह से भी चित्र बना सकते हैं। दूसरा बहुलक है शाखित बहुलक। शाखित बहुलक जिसमें लंबी श्रृंखलाओं में ही कई प्रकार की शाखाएं निकली रहती हैं उनको हम शाखित बहुलक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन। यहाँ पॉलीथीन 2 जगह यूज हुआ है, एक रेखीय बहुलक में और एक शाखित बहुलक में। रेखीय बहुलक में जो पॉलीथीन पाया जाता है वो उच्च घनत्व वाला होता है, जबकि जो शाखित बहुलक में पॉलीथीन पाया जाता है वो निम्न घनत्व वाला होता है। इसकी संरचना आप निम्नानुसार भी बना सकते हैं। लास्ट आता है अपना तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक। ये वे बहुलक होते हैं जिसमें विभिन्न रेखीय श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे इसकी संरचना जाल के समान हो जाती है। उदाहरण है मेलामाइन वेकेलाइट। नॉर्मली संरचना आपको ईंट की दीवार जैसी प्रदर्शित होती है। 5वें वर्गीकरण के आधार पर इनका तापमान लिया गया है, जिस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ताप सुघट्ट बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक बहुलक के नाम से कहलाते हैं दोनों। ताप सुघट्ट बहुलक और ताप सुदृढ़ बहुलक में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है आपसे कि दोनों के बीच आप अंतर स्पष्ट कीजिए, इसलिए मैंने आपको
इसकी थ्योरी फॉर्म में भी लिख के बताया है और इसके डिफरेंस भी बताए हैं। ताप सुदृढ़, ताप सुगठ बहुलक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इस प्रकार के बहुलक में तिर्यक बंध नहीं होता है, इसलिए इसको गर्म करने पर यह मुलायम हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम इसकी नई संरचना बनाना चाहते हैं तो हम इसको गर्म करके वापस नई संरचना में ढाल सकते हैं और बार बार उपयोग में इसको लाया जा सकता है। ऐसे बहुलक हैं पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन। पर इसी के विपरीत जो बहुलक पाया जाता है वो बहुलक कहलाता है थर्मोसेटिंग, जिसे ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। ताप दृढ़ बहुलक ताप सुगठ बहुलक के जस्ट अपोजिट करैक्टर प्रदर्शित करता है। इस बहुलक में तिर्यक बंध पाया जाता है, जिस कारण से जब इसको एक बार गर्म किया जाता है तो यह कठोर हो जाता है और तोड़ने या पिघलाने पर यह भंगुर होकर के टूट जाता है, जिसके कारण इसको हम नई संरचना में नहीं ढाल सकते हैं और ना ही इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरण है वेकेलाइट। अंतिम वर्गीकरण का आधार माना गया है आणविक बलों के आधार पर, जिसमें दो भाग होते हैं। एक होता है इलास्टोमर्स, दूसरा होता है फाइबर, जिसे हम रेशो के नाम से जानते हैं। इलास्टोमर को हिंदी में हम प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। इस बहुलक की विशेषता होती है कि इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इनमें श्रृंखला दुर्बल बंधों से बंधी रहती है, जिसके कारण हम इसको लंबी दूरी तक खींच सकते हैं। साथ ही साथ इनमें उपस्थित तिर्यक बंध के कारण ये अपनी मूल संरचना को वापस प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण है वल्कनित रबड़। रेशों में प्रबल तनन सामर्थ्य होती है। इनका उपयोग रेशों के निर्माण में किया जाता है। रेशे ही एक ऐसा बहुलक है जिसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही इनकी आंतरिक संरचना में अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है। यहाँ पर आपका बहुलक या बहुलक से संबंधित जो पॉइंट हैं वो क्लियर होते हैं। लास्ट पॉइंट आता है जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। जिन पदार्थों का प्रकृति में स्वतः अपघटन हो जाता है वे पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, तथा जिन पदार्थों को अपघटित करने के लिए हमें अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जो स्वतः अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरण बहुलक कहते हैं। जैव निम्नीकरण का उदाहरण है प्राकृतिक बहुलक और जैव अनिम्नीकरण का उदाहरण है संश्लेषित बहुलक। जैव निम्नीकरण बहुलकों से वातावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, जबकि जैव अनिम्नीकरण जो बहुलक होते हैं ये पर्यावरण में गंभीर समस्याओं की उत्पत्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम शादियों में यूज एंड थ्रो वाले ग्लास, प्लेट्स, स्पून एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं, इनको हम यूज़ करने के बाद वापस से एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं खाली जगह पर क्या कभी हम ये सोचें कि ये क्या बायोडिग्रेडेबल है? क्या ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है जिसका स्वयं अपघटन होगा? नहीं, ये वे पदार्थ हैं जो अनिम्नीकरण प्रक्रिया के तहत बने हुए होते हैं। आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वो है वल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वल्कनीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्राकृतिक रबड़
जिसकी मूल इकाई आइसोप्रीन होती है। इसमें जब सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है तो इस बहुलक में सल्फर बीच बीच में तिर्यक बंध बना करके उपस्थित हो जाता है। यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है और प्राप्त रबड़ वल्कित रबड़ कहलाती है। इसकी खोज 1869 में चार्ल्स गुडईयर ने की थी। प्राकृतिक रबड़ की मूल एकलक आइसोप्रीन होती है, जिसमें जब n यूनिट्स जुड़ जाती है तो ये बहुलक में परिवर्तित हो जाती है। इसकी मूल संरचना आपको दिख रही होगी। इसमें बीच में सेंटर में कार्बन है। इस कार्बन से CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 जुड़े हुए हैं। एक कार्बन 4 संयोजकता रखता है। 2 संयोजकता तो ये कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। एक संरचना कार्बन के साथ कंप्लीट कर रहा है। एक बची हुई संरचना के साथ ये अन्य इकाई को जोड़ने का काम करता है। सेम लास्ट वाला CH2 4 संयोजकता 2 हाइड्रोजन के साथ पूरी कर रहा है, एक कार्बन के साथ, और एक बची हुई संयोजकता से ये अन्य कार्बन को जोड़ने का काम करता है। और इस प्रकार से प्राकृतिक रबड़ सल्फर के साथ गर्म करने पर वॉल्कित रबड़ के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। संश्लेषित रबड़ ब्यूनायस, ब्यूनाइन, नियोप्रिन, ब्यूटल रबड़ इत्यादि इसके उदाहरण हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक व्यापारिक महत्व से रिलेटेड कुछ पॉलीमर्स की टेबल दे रही हूँ। इनको आप अपने नोट्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ इनको पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम में क्वांटिटी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनको भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास 12th की पॉलीमर यूनिट आपकी इसी वीडियो के साथ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।